हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में। इसमें वजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वजाइना के बारे में। तो वजाइना क्या है? इट इज अ डिस्टेंसिबल फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। सो इट इज डिस्टेंसिबल फाइब्रोमस्कुलर शीथ। तो डिस्टेंसिबल का मतलब क्या है कि मीन्स इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू एक्सपैंड। जब भी पार्चुरेशन होती है तो वजाइनल कैनाल से बेबी पास होता है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स दिस प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्टेंसिबिलिटी। फाइब्रोमस्कुलर मतलब इसमें फाइबर्स और मसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वजाइना जो है वो एक कनेक्शन की तरह एक्ट करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटेलिया में। सो it acts as a connection and internal genitalia. ओके, now vagina की कुछ walls होती हैं, ठीक है। that is, first one is the anterior wall of vagina, second is the posterior wall of vagina, and इसमें दो lateral walls होती हैं। so third is lateral walls that are 2 in number. so हम इस image को देखेंगे, these are the anterior walls, this is the anterior one, this is the posterior, और lateral मैं दिखा नहीं सकती because this is a cross sectional view. so जो anterior होती है जनरली ये posterior से साइज में बहुत छोटी होती है। जनरली it is 7 centimeter and posterior जो होती है that is 9 centimeter long. ओके, अब हम बात करेंगे वजाइनल फॉर्निसेस के बारे में। सो फॉर्निसेस ऑफ वजाइना। नाउ ये वजाइनल फॉर्निसेस होते क्या हैं? ये जर्नली सर्विक्स एंड वजाइना में एक स्पेस होती है जो कि क्यों फॉर्म होती है? ड्यू टू सर्विकल प्रोजेक्शन इन द वजाइना। तो अब हम इसे एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, जिसे दिस इज द वजाइना एंड हियर इज द सर्विक्स इन पिंक कलर। तो गोल्डन, ये जो स्पेस है जो आपको दिख रही है, दैट आई एम ड्रॉइंग इन द गोल्डन कलर, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द फॉर्निक्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये एंटीरियर वन है, दिस वन इज द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। ये वाला क्या है? पोस्टीरियर फॉर्निक्स। जनरली जो फॉर्निक्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लैटरल फॉर्निक्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है ये जनरली ज़्यादा डीप होता है एंटीरियर वन से। सो पोस्टीरियर वन इज मोर डीप और जो एंटीरियर फॉर्निक्स है ये शैलो होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी फॉर्निक्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी पोस्टीरियर फॉर्निक्स की कुछ इम्पोर्टेंस होती है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? ऑब्वियसली इसका कोई तो रीज़न होगा ना। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टीरियर फॉर्निक्स। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज, जनरली जो सर्विक्स होता है वो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेक्स द सीमन इज लेड इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ताकि जो स्पर्म है वो इजीली सर्विक्स में ट्रैवल कर सके। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। इफ दिस इज द यूट्रस एंड दिस इज द सर्विक्स, ये हमारी वजाइनल कैनाल है। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन यहाँ पे स्पर्म्स छोड़ दिए जाएंगे और ये आगे सर्विक्स में इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है इसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस। नाउ व्हाट इज द सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पोस्टीरियर फॉर्निक्स? दैट इज, जनरली जो पोस्टीरियर क्वाइटल टीयर है ना, वो
मोस्ट कॉमन लोकेशन उसकी कहाँ पे है, दैट इज पोस्टीरियर फॉर्निक्स में। अब ये पोस्टीरियर क्वाइटल टियर होता क्या है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम बटन होल टियर भी बोलते हैं। ये जो पोस्टीरियर क्वाइटल टियर इसलिए होता है, जनरली फीमेल के जो ओव्यूलेशन टाइम होता है उस पर सबसे ज़्यादा लुब्रिकेशन होती है, सबसे ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशंस उस टाइम पे होती हैं। तो अगर उस टाइम पे सेक्स किया जाए तो फ्रिक्शन के चांसेस बिटवीन द वजाइना एंड द पेनिस इज़ वेरी लेस। बट अगर बाय चांस कोई कपल है, उन्होंने सेक्स तब किया जब जो फीमेल है फॉर एग्जांपल अपने साइकिल के 7th डे में है, ठीक है, उस टाइम पे सिक्रीशंस बहुत कम है तो वजाइना लगभग ड्राई होती है। व्हेन एट दैट टाइम जब मेल अपना पेनिस वजाइना में इंसर्ट करेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से पोस्ट कॉइटल टियर हो जाता है, ठीक है। तो इस बार अब जो ये फीमेल है आपके पास आएगी कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, जनरली यू हैव टू पुट सूचर ऑन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। सो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है पोस्ट कॉइटल टियर की, दैट इज पोस्टीरियर फॉर्निक्स। थर्ड इम्पॉर्टेंस ये है इसकी कि इन केस ऑफ पेल्विक अपसेस हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स को इंसाइज करके पेल्विक तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम एक नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज पोस्टीरियर कॉल्पोटॉमी। सो इसको हम लिख लेंगे, इन केस ऑफ पेल्विक अपसेस वी इंसाइज what? We incise the posterior fornix to reach where? To reach pelvis। और इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, posterior colpotomy। So these are some significance of the fornices। अब हम बात करेंगे वजाइनल ग्लैंड्स के बारे में। जनरली वजाइना में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो वजाइना में जो सिक्रीशन है वो कहाँ से आ रही है, तो वजाइना की वो सारी सिक्रीशन उसकी खुद की नहीं बल्कि एंडोसर्विक्स की, एंडोमेट्रियम की और बार्थलिन ग्लैंड्स की होती हैं, ठीक है। तो वजाइना में हमने क्या कहा कि वजाइना में कोई ग्लैंड, नो ग्लैंड इज प्रेजेंट। सो उसकी सिक्रीशंस कहाँ से आती हैं, one is from the endocervix, other is from the endometrium and third one is the Bartholin gland। तो एक और चीज़, जनरली अगर हमने बोला कि वजाइना की सिक्रीशन एंडोसर्विक्स से आती है तो जनरली जो सर्विक्स की सिक्रीशन है वो एल्कलाइन इन पीएच होती है। तो अगर हम वजाइना के अपर पार्ट से कोई भी सिक्रीशन ले रहे हैं तो वो एल्कलाइन होती है, वो एसिडिक नहीं होती है। तो एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द मेन ऑर्गन विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, फिजियोलॉजिकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वजाइनल सिक्रीशन, तो उसका आंसर सर्विक्स था, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो कि याद रखनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ लैटरल फॉर्निक्स एंड सर्विक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या क्या स्ट्रक्चर्स लैटरल फॉर्निक्स के रिलेशन में है, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ। दिस इज द वजाइना, ये है हमारा सर्विक्स, और यहाँ पे आप इमेजिन करो ये जो है ऊपर क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द यूट्राइन आर्टरी, जो कि मैं रेड कलर में शो कर रही हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज द यूट्राइन आर्टरी। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज, जो कि रिलेशनशिप में है लैटरल फॉर्निक्स के। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसको मैं ये पर्पल कलर में शो कर रही हूँ। दिस वन इज द यूरेटर। थर्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज
ये जो मैं गोल्डन में शो कर रही हूँ इसको हम बोलते हैं कार्डिनल या फिर मैककेन-रॉड्स लिगामेंट। कार्डिनल और मैककेन-रॉड्स लिगामेंट। जनरली जो मैककेन-रॉड्स लिगामेंट होता है ना, ये यूट्रस की साइड से निकलता है और पेल्विक वॉल से इसको कनेक्ट करता है यूट्रस को। तो ब्रॉड लिगामेंट के जस्ट नीचे क्या होगा, ये कार्डिनल लिगामेंट प्रेजेंट होगा। सो दीज आर द 3 रिलेशनशिप्स ऑफ द लैटरल फॉर्निक्स। तो नाउ हम एंटीरियर रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, अगर दिस इज द एंटीरियर वॉल जो मैंने ब्लैक कलर में आपको दिखाई, ये एंटीरियर वॉल है वजाइना की। तो अगर आप देखो इसका जो अपर 1/3 है वजाइना की एंटीरियर वॉल का अपर 1/3 जो है, ये जनरली इसके आगे कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज द ब्लैडर। ठीक है, तो एंटीरियर रिलेशन में आप क्या लिखोगे, इसका अपवर्ड 1/3 is in the relationship with what? With the bladder. अगर हम ऐसे ही लोअर 2/3 की बात करें तो that is in relationship with what? Urethra. ठीक है, so it is in relationship with the urethra. Now we will talk about the posterior relationship. तो ये जो this wall that I am showing in the purple color, दिस वन इज अ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना। ठीक है, तो पोस्टीरियर रिलेशंस में आपको क्या क्या दिख रहा है। फर्स्ट वन, अगर हम अपर पार्ट की बात करें, अपर मिड 1/3 की बात करें, तो दैट इज इन द रिलेशनशिप विद व्हाट, दिस इज पाउच ऑफ डॉगलॉस। सो दैट इज इन रिलेशनशिप विद द पाउच ऑफ डॉगलॉस। अगर हम मिडल 1/3 की बात करें तो मिडल 1/3 में क्या आ रहा है, दैट इज अ एम्प्यूला ऑफ रेक्टम। सो इट इज इन रिलेशनशिप विद द एम्प्यूला ऑफ रेक्टम। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोअर 1/3 पार्ट, तो वो किसके रिलेशनशिप में है, पेरिनियल बॉडी के। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ देख लेंगे, दिस इज द पाउच ऑफ डॉगलॉस, दिस इज द एम्प्यूला ऑफ रेक्टम एंड दिस इज द पेरिनियल बॉडी। आप इसको याद कर सकते हो एक निमोनिक के साथ। तो आप पोस्टीरियर रिलेशनशिप को एक निमोनिक के साथ याद कर सकते हो, दैट इज द पैप। तो मैंने आपको बोला फर्स्ट पाउच ऑफ डॉगलॉस है, सेकेंड एम्प्यूला ऑफ रेक्टम है और थर्ड इज द पेरिनियल बॉडी। नाउ हम लैटरल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। लैटरल रिलेशनशिप में एक निमोनिक आपको याद रखना है, दैट इज मेडिकोज लव्स बुक्स वेरी बैडली। ठीक है, तो एम, मेडिकोज का जो एम है दैट इज फॉर मैककेन-रॉड्स लिगामेंट। मेडिकोज लव एल से क्या है, लिवेटर एनी मसल, एनी। अब एक डायग्राम मैं बना रही हूं यहाँ पे, दिस इज द वजाइना एंड हियर इज द यूट्रस। ठीक है, ये है हमारा सर्विक्स। तो यहाँ से साइड से एक मसल, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द लिवेटर एनी मसल। और यहाँ पे मैं जो गोल्डन में शो कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था ये क्या है हमारा, ये है कार्डिनल लिगामेंट्स या फिर मैककेन-रॉड्स लिगामेंट, जो कि यूट्रस को कनेक्ट करता है पेल्विक वॉल के साथ। सो दिस इज द कार्डिनल लिगामेंट। अब हम थर्ड जो है, तो बी से जो थर्ड थिंग है दैट इज बल्बो कैवर्नस मसल। इसके बारे में मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगी। जनरली जैसे ये है वजाइना, तो ये मसल अराउंड द वजाइना प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैं जो मसल दिखा रही हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज द बल्बो कैवर्नस मसल।
इस मसल का फंक्शन क्या है, जर्नली क्या ये टोन ऑफ वजाइना को रेगुलेट करता है, ठीक है, और दूसरा ये हेल्प करता है क्लाइटोरिस की इरेक्शन में, ओके। तो इस मसल की अगर कोई भी मैलफॉर्मेशन होती है ना, तो इट कैन लीड्स टू सीवियर वजाइनल पेन ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है। तो एक कंडीशन है दैट इज द वैगिनिस्मस। वैगिनिस्मस में क्या होता है कि इस मसल की मैल फॉर्मेशन हो जाती है, या आप कह सकते हो यहाँ पे हाइपर स्पाज्म प्रेजेंट होता है इस मसल का, जिसकी वजह से वजाइना में एक जकड़न आ जाती है। तो जब ये फीमेल सेक्स करेगी तो उस टाइम पे इसको बहुत सीवियर पेन होगा जो कि अनटॉलरेबल होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट समथिंग बल्बोकेवेंडस मसल। अब जो थर्ड थिंग है, हमने बोला मेडिको लव्स बुक्स, वेरी से आएगा, दैट इज द वेस्टिब्युलर बल्ब्स। वेस्टिब्युलर बल्ब, अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं जर्नली, मैं आपको ये डायग्राम में दिखाऊंगी। ये हमारा यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये ऑल द थिंग्स दैट आर हियर इन, मैं हाईलाइट कर रही हूँ रेड कलर में, ये क्या है, ये सब पैल्विक फेशिया होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज पैल्विक फेशिया। और ये जो मैं ग्रीन में दिखा रही हूँ, दिस इज व्हाट, वेस्टिब्युलर बल्ब होते हैं ये बल्ब। अब जो फिफ्थ थिंग इसमें प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बार्थलिन ग्लैंड्स। बार्थलिन ग्लैंड्स मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। ये जर्नली लुब्रिकेशन कराते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और ये प्रेजेंट होते हैं लेबिया माइनरा और हाइमन की एक ग्रूव होती है, उसके बीच में इनकी ओपनिंग होती है, और वजाइना के अराउंड ये जो ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। So fifth is Bartholin gland. So these are some lateral relationships of the vagina. तो अब हम बात करेंगे epithelium of vagina की। जर्नली जो न्यू बॉर्न फीमेल्स होती हैं, इनमें जो वजाइनल एपिथेलियम होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बट वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम एडल्टहुड में चेंज होके कौन सी बन जाती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये जो नॉर्मली हमारे स्किन पे जो एपिथेलियम होती है वही वाली एपिथेलियम सेम हमें कहाँ मिलती है, वजाइना के अंदर। सो अगर हम न्यू बॉर्न की बात करें तो उनमें मैंने क्या बोला, कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है, उनमें है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और अगर हम एडल्ट फीमेल्स की बात करें तो उनमें कौन सी एपिथेलियम होती है, दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, जर्नली जो गोनोकोकल बैक्टीरिया होता है ना, वो दिस नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो उस बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट होती है, मतलब वो बैक्टीरिया इस एपिथेलियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बट इन केस ऑफ न्यू बॉर्न उसमें हमने कहा ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, बट वो तो रेजिस्टेंट नहीं होती ना इस बैक्टीरिया के, तो इन दैट केस ये बैक्टीरिया न्यू बॉर्न में गोनोकोकल वेजिनाइटिस कॉज करता है। सो हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक लिख लेंगे कि द रिस्क ऑफ गेटिंग गोनोकोकल वेजिनाइटिस increases in newborn because of what? Because of transitional epithelium presence.
ठीक है। अब इस एपिथेलियम में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स का फंक्शन क्या है। जनरली वो जो सेल्स होते हैं हमें हार्मोन प्रीडोमिनेंस बताते हैं कि मतलब कि इस टाइम पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा प्रीडोमिनेट कर रहा है। ऑब्वियसली वो आपको पता लग जाएगा जब आप सेल्स की प्रेजेंस देखोगे। सो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट in vagina. So जो फर्स्ट सेल है दैट इज द सुपरफिशियल सेल्स। ये जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं ना, ये जनरली मैच्योर सेल्स होते हैं और इनमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। ये मैच्योर सेल होते हैं प्लस क्या, ग्लाइकोजन इनमें प्रेजेंट होता है। और ये सेल्स हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। सो ये एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस हमें बताते हैं। ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप के सेल्स हैं दैट आर द पैराबेजल, और हम इनको एक बेजल सेल्स भी बोल सकते हैं। तो पैराबेजल और बेजल सेल्स, ये हमें जनरली ये तब प्रेजेंट होते हैं जब कोई भी हार्मोन की प्रीडोमिनेंस नहीं होती, ना तो नो हार्मोन प्रीडोमिनेंस, ना तो एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट होगा और ना ही प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंट होगा इन सेल्स में। तो थर्ड जो सेल्स हमारे हैं दैट आर द इंटरमीडिएट सेल्स। That are what? Intermediate cells. These cells will tell us the predominance of the progesterone hormone. तो ये progesterone predominance बताते हैं। नाउ अब हम इन सेल्स को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी कोई तो सिग्निफिकेंस होगी ना जो हम इतना मत्था मार रहे हैं अपना। तो फर्स्ट थिंग है, ये सेल्स हमें मैच्योरेशन इंडेक्स के बारे में बताते हैं। मैच्योरेशन इंडेक्स क्या है? मैच्योरेशन इंडेक्स हमें ये बताता है कि ये फीमेल जो है वो अपने ओवेरियन साइकिल के किस फेज में है, वेदर शी इज इन द ल्यूटियल फेज और प्रोलिफरेटिंग फेज में है कि ओव्यूलेटिंग फेज में है, और ये भी बताता है कि क्या ये फीमेल ओव्यूलेट कर भी रही है कि नहीं भी कर रही। सो मैच्योरेशन इंडेक्स हमें क्या बताता है, व्हाट इज द significance? It tells us about the hormone predominance, plus in what phase of cycle the female is, plus whether she is ovulating or not. So ovulation present है कि नहीं है, इसके बारे में बताता है। सो मैच्योरेशन इंडेक्स को अब फाइंड करने के लिए हमें स्मीयर तो लेना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा सेल है प्रीडोमिनेट कर रहा है। तो फॉर टेकिंग द स्मीयर फॉर फाइंडिंग मैच्योरेशन इंडेक्स, तो आप कहाँ से लोगे, दैट इज द लैटरल फॉर्निक्स से। तो आप स्मीयर के लिए जो सैंपल है लैटरल फॉर्निक्स से लोगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल है जो आपके पास बिफोर ओव्यूलेशन आई है और एक फीमेल है जो कि अब यही फीमेल आपके पास आफ्टर ओव्यूलेशन आती है। ठीक है। तो हमने बोला कि हमने मैच्योरेशन इंडेक्स में हम 3 सेल्स को इन 3 सेल्स को देखते हैं। वन इज द पैराबेजल, अदर इज द सुपरफिशियल एंड थर्ड इज द इंटरमीडिएट सेल। ऐसे ही हम दूसरे फेज में भी करेंगे। तो अगर तो बिफोर ओव्यूलेशन वो आ रही है आपके पास, तो पैराबेजल का नंबर क्या होगा, 0, और जो हमारे सुपरफिशियल सेल्स हैं इनका नंबर क्या होगा, फॉर एग्जांपल 70, और इंटरमीडिएट सेल्स का क्या होगा 20।
और यही अगर वो फीमेल आफ्टर ओव्यूलेशन आपके पास आएगी तो रिजल्ट्स क्या होंगे, दिस विल बी 0, दिस विल बी समहाउ 30 और ये बढ़ जाएगा फॉर एग्जांपल 80. सो दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन यू आर गोइंग टू सी जब आपके पास कोई फीमेल आएगी और आप उसका मैच्योरेशन इंडेक्स चेक करोगे. तो अब हम बात करेंगे वजाइनल पीएच के बारे में. सो नॉर्मल वजाइनल पीएच क्या होता है, सोचो ज़रा क्या हो सकता है. हमने बोला एसिडिक होता है, तो जनरली जो नॉर्मल पीएच की वैल्यू है वो आप ले सकते हो अराउंड 4 से 5.5 के बीच में. कई बुक्स में लिखा है 3.5 to 4.5 मीन्स इट इज़ एन एवरेज वैल्यू. ठीक है, तो ये है 4 to 5.5 के बीच में. अब वजाइनल पीएच को हमने एसिड रखने के लिए एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वजाइना में जिसको हम नाम देते हैं लैक्टोबैसिली. इसको हम एक और नाम भी देते हैं डॉडर्स लाइन बैक्टीरिया. ठीक है, अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, मतलब कैसे ये वजाइनल पीएच को एसिड बनाता है. तो हमने बोला कि जो सुपरफिशियल सेल्स हैं उनमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ग्लाइकोजन को ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन भी इस कन्वर्जन के लिए हेल्प करता है. So 2 things are very important for maintaining the acidic pH. One is the bacteria, the second is the estrogen. ठीक है, और ये चीज़ें हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, सुपरफिशियल सेल से. सो अब हम देखेंगे कि जब एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन जब ज़्यादा होगा तो क्या पीएच होगा, ऑब्वियसली इट विल बी एसिडिक और ये ज़्यादा एसिडिक होगा. अगर एस्ट्रोजन कम है, एस्ट्रोजन की वैल्यू अगर लो है तो क्या होगा, बेसिक पीएच या एल्कलाइन कह सकते हो या कम एसिडिटी होगी. अब हम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ पे डिफरेंट पीएच बताएंगे और उस पीरियड पे क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है और कौन से सेल्स जो हैं प्रेडोमिनेट कर रहे हैं. तो मैं आपके लिए एक टेबल बनाऊंगी, इसको हम इसके 4 कॉलम्स बनाएंगे. नाउ फर्स्ट मैंने आपको बोला हम पीरियड्स ऑफ लाइफ लिखेंगे, अदर इज द पीएच कॉलम एंड थर्ड इज द whether that lactobacilli is present or not, और टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से प्रेडोमिनेट करेंगे. सो जो फर्स्ट पीरियड की हम बात करेंगे दैट इज बर्थ से लेके 2 वीक्स तक. सो बर्थ से लेके 2 वीक्स ऑफ लाइफ की या फिर 10 to 14 डेज के बीच में जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, दैट इज 4.5. अब एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि मदर से कुछ एस्ट्रोजन फीटस में आ जाता है, फीटस सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से फीटस का जो न्यू बॉर्न का जो पीएच है वो एसिडिक होता है. पर इस टाइम पे क्या बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा कि नहीं, ऑब्वियसली बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट दिस टाइम, पर यहाँ पे किसी टाइप के सेल्स अभी नहीं बने. अब हम लेंगे 2 वीक्स ऑफ बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का टाइम पीरियड. लैक्टोबैसिलस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज कि जैसे ही एक फीमेल बॉर्न होती है उस टाइम पे ये प्रेजेंट होता है. कब तक प्रेजेंट रहेगा, 10 to 14 डेज ऑफ लाइफ या फिर 2 वीक्स तक. बट उसके बाद ये प्यूबर्टी तक एब्सेंट होगा बिल्कुल, एंड प्यूबर्टी के बाद ये फिर से रीअपीयर करेगा और ये मीनोपॉज के बाद उसके बाद एब्सेंट होगा. ठीक है, तो अब हम क्या बात करें 2 वीक से लेके प्यूबर्टी तक, तो इस टाइम पे बैक्टीरिया होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली बैक्टीरिया इज एब्सेंट. तो इस टाइम पे पीएच क्या होगा इसका, obviously it will be basic, so it will be more than 7. इस टाइम पे जो सेल्स प्रेडोमिनेंट होंगे दैट इज पैराबेजल सेल्स. अब हम टाइम पीरियड लेंगे प्यूबर्टी का.
तो अब ऑब्वियसली बैक्टीरिया रीअपीयर हो गया, बैक्टीरिया प्रेजेंट है एंड अ पीएच क्या होगा, एसिडिक, सो 4 to 4.5 के बीच में पीएच होगा। और सेल्स कौन से होंगे, सुपरफिशियल प्लस इंटरमीडिएट सेल्स, ये अब प्रेजेंट होंगे दोनों, प्रिडोमिनेट। थर्ड फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में भी सेम पीएच विल बी देयर 4 to 4.5, बैक्टीरिया इज प्रेजेंट और सेम ही सेल्स जो है प्रिडोमिनेट करेंगे। थर्ड जो फेज है वो है प्रेगनेंसी का फेज। सो प्रेगनेंसी में क्या होगा, प्रेगनेंसी में पीएच और भी एसिडिक हो जाएगा। क्यों, अब ये रीजन आप बताओगे मुझे, सोचो। जनरली एसिडिक क्यों हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे एस्ट्रोजन भी काफ़ी इंक्रीज होता है, तो एस्ट्रोजन भी ज़्यादा होगा और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है तो ज़्यादा एसिडिक पीएच हो जाएगा। सो 3.8 से लेके 4.1 की रेंज के बीच में। और इस टाइम पे इंटरमीडिएट सेल्स भी होंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट सेल की प्रेडोमिनेंस हमें प्रोजेस्ट्रॉन की प्रेडोमिनेंस के बारे में बता रही है, तो प्रोजेस्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे इस टाइम पे ऑब्वियसली क्योंकि हमने बोला है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन इज़ अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, तो ऑब्वियसली ये हमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए हमारी बॉडी में एडिक्वेट क्वांटिटी में। अब थर्ड जो है, थर्ड लास्ट फेज जो रह गया है, दैट इज द पोस्ट मीनोपॉजल। कट कर देना थर्ड फेज के बाद से। तो लास्ट जो फेज रह गया दैट इज द पोस्ट मीनोपॉजल फेज। पोस्ट मीनोपॉज के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि उस टाइम पे बैक्टीरिया क्या है, एब्सेंट है। बैक्टीरिया एब्सेंट है तो पीएच क्या होगा, ऑब्वियसली बेसिक होगा, तो इट इज मोर देन 7। और इस टाइम पे जो सेल्स प्रिडोमिनेट करेंगे दैट आर पैराबेसल सेल्स। अब सबको पता है कि मीनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी कम हो जाता है, तो पैराबेसल सेल की प्रेडोमिनेंस ये बताती है कोई भी हार्मोन उस टाइम पे प्रेडोमिनेट नहीं कर रहा। तो मैं अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी। जनरली जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, फीमेल इज लाइक ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड का पीएच क्या होता है, इट इज़ एल्कलाइन पीएच। तो ब्लड अगर आ रहा है और उसका एल्कलाइन पीएच है, तो व्हाट इज द पीएच ऑफ वजाइना, वजाइना का पीएच क्या होगा, सोचो जरा, क्या हो सकता है, ऑब्वियसली इट विल बी बेसिक। सो ये पीएच क्या होगा, बेसिक। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो वजाइनल पीएच है बेसिक होता है, क्योंकि ब्लड का पीएच एल्कलाइन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा। तो अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ वजाइना की। अब कौन कौन सी आर्टरीज है जो वजाइना को सप्लाई करती हैं, उसके लिए एक निमोनिक है दैट इज विम। ओके, तो वी से जो आर्टरी है दैट इज द वजाइनल आर्टरी। उसमें भी अगर मेन आपको बताना हो तो डिसेंडिंग वजाइनल होती है, तो आप यहाँ पे लिख लो, इट इज डिसेंडिंग वजाइनल आर्टरी। सेकेंड जो आर्टरी है आई से, इट इज इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, प्यूडेंटल आर्टरी। और एम से जो आर्टरी दैट इज मिडल रेक्टल आर्टरी। सो दिस इज अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ वजाइना। तो अब हम बात करेंगे इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जनरली जो अपर पार्ट है वजाइना का, अपर पार्ट ऑफ वजाइना, वो किस में ड्रेन करता है, दैट इज इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ये ड्रेन करेगा। ऐसे ही जो मिडल पार्ट है वो भी सेम किस में ड्रेन करेगा, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ही करेगा। सो जो लोअर पार्ट ऑफ वजाइना है वो किस में ड्रेन करता है, दैट इज इन द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। सो दिस इज अबाउट द
लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लास्ट जो है इसमें रह गया दैट इज द नर्व सप्लाई। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो वजाइना को बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इट हैज बोथ इनर्वेशन फ्रॉम सिंपैथेटिक एज वेल एज फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो रूट वैल्यू क्या है, S2 से लेके S4 तक ये नर्व फाइबर्स हैं जो कि वजाइना को सप्लाई करेंगे। तो अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। फेलोपियन ट्यूब जो होती है ना, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है और जनरली इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग जो कि यूट्रस वाली साइड है उसको हम यूट्राइन ओपनिंग बोलते हैं, और एक ओपनिंग पैल्विक एरिया की साइड है जिसको हम पैल्विक ओपनिंग बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर जिसकी 2 ओपनिंग्स हैं। वन इज द यूट्राइन ओपनिंग और दूसरी क्या है, मैंने बोला पैल्विक ओपनिंग। यूट्राइन ओपनिंग का जो डायामीटर है ना वो 1 mm का होता है और पैल्विक ओपनिंग का डायामीटर 2 mm का होता है। नाउ फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो जनरली फेलोपियन ट्यूब के 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, द फर्स्ट वन इज व्हाट, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ही समझा रही हूँ। दिस इज अ यूट्रस, ठीक है। So these are the fallopian tubes. इस पार्ट को हम कहते हैं फिम्ब्रे, दिस इज द फिम्ब्रे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्पुला। ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं ईस्थमस और इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। So these are the various part of the fallopian tube. So अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इंटरस्टिशियम, जिसको हम इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं। क्यों इंट्राम्यूरल बोल रहे हैं, बिकॉज ये यूट्राइन वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होता है। सो इट लाइज इनसाइड द यूट्राइन वॉल और इन द यूट्राइन वॉल, इन द यूट्राइन वॉल। और ये ना सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इंटरस्टिशियम में जनरली बोथ मसल, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम एनाटॉमिकल स्फिंक्टर बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब का। तो इट इज कॉल्ड एज anatomical sphincter because इसमें both muscles present होते हैं। both कौन कौन से, longitudinal and circular। एक और चीज जो आपने याद रखनी है, ये लास्ट पार्ट होता है टू रप्चर इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो जस्ट राइट इट, इट इज द लास्ट पार्ट टू रप्चर इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द ईस्थमस।
जो ईस्थमस है ना, ये सेकंड नैरोएस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, और जनरली ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है. सो इट इज सेकंड नैरोएस्ट पार्ट. फर्स्ट कौन सा था? ईस्थमस. अब ये है सेकंड नैरोएस्ट पार्ट, और इसकी जनरली 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये क्या है? स्ट्रेट होता है. इसको हम एक और नाम भी देते हैं, हम इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. सो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर. इसको आपने याद रखना है. और ये फर्स्ट पार्ट टू रप्चर इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो लास्ट पार्ट हमने कौन सा बोला था? इंटरस्टिशियम. और अगर फर्स्ट की बात करें आफ्टर एम्प्यूला, इट इज ईस्थमस. और isthmus is the most common site we prefer when we are doing tubectomy. So जब भी हम tubectomy करते हैं तो हम कौन सी साइड को प्रेफर करते हैं? isthmus को. ये आपने याद रखना. So अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे, that is ampulla. It is the widest part. जनरली ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये टॉर्चरस होता है. जनरली टॉर्चरस ऐसा दिखता है. इट इज अ वाइडेस्ट, कितना? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये. ठीक है. और एम्प्यूला जो होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. तो कौन सी जंक्शन में फर्टिलाइजेशन मेनली होती है? इट इज एम्प्यूलरी isthmus जंक्शन. सो इट इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन आपका. नाउ अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये एक मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है. सो इट इज अ मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो अगर यहाँ पे मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी अक्कर होती है तो यही मोस्ट कॉमन साइट भी होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर के टाइम पे या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अबॉर्शन के टाइम पे. ठीक है. तो ये मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अबॉर्शन है. ठीक है. तो अब हम अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज इनफंडिबुलम. सो जो इनफंडिबुलम होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको. इनफंडिबुलम जनरली 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका मैक्सिमम डायामीटर होता है जो कि 6 mm का होता है. सो इट इज़ 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इसका मैक्सिमम डायामीटर है दैट इज व्हाट? 6 mm. सो दिस इज ऑल अबाउट इनफंडिबुलम. अब हम बात करेंगे फिम्ब्रेई के बारे में. जो फिम्ब्रे होते हैं ना, जनरली इनका फंक्शन क्या है? ये ओवरी से एग लेते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड्स अ यूट्राइन ट्यूब. तो जस्ट इमेजिन, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्राइन कैविटी है. दिस इज यूट्राइन कैविटी. ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे क्या है? ओवरी प्रेजेंट है और ये क्या है? फिम्ब्रेज. तो जनरली जैसे ही एग रिलीज हुआ, ये फिम्ब्रे के पास गया, फिम्ब्रे से यहाँ से एग ट्रेवल किया फैलोपियन ट्यूब में और फर्दर यहाँ पे एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुई और आगे ड्यू टू द एपिथेलियम, दैट इज सिलेटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है जनरली फैलोपियन ट्यूब में. तो सीलिया के एक्शन से वो एग आगे आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा
अब ये एग यूट्राइन कैविटी में आ गया और अब ये एग यहाँ पे जाके यहाँ पे जो फर्टिलाइज आइगोट है वो यहाँ पे जाके क्या करेगा, इम्प्लांटेशन. सो द मेन फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्राइन कैविटी. सो ये थिंग आपने याद रखनी है. अब हम बात करेंगे मेनली हिस्टोलॉजी के बारे में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ. कौन सी एपिथेलियम होती है इसमें? जनरली इट इज सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब एंड इसमें ना एक यूनिक टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेग सेल्स. contain what? That are peg cells. इनका जर्नली फंक्शन तो अभी तक ज़्यादा नोन नहीं है, बट इट इज़ लाइक कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है कि ये जो पेग सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन मटेरियल सिक्रीट करते हैं फॉर द ओवम. तो वो न्यूट्रिशियस मटेरियल होता क्या है? इट इज़ एक्चुअली द पायरुवेट. ओके, सो इनकी सिक्रीशन क्या है? मेनली पायरुवेट होती है फॉर ओवम नरिशमेंट. तो ये आपने याद रखना है हिस्टोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से. अब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई की. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ से एक आर्टरी निकलती है दैट आई एम शोइंग यू इन द ग्रीन. दिस आर्टरी इज अ यूट्राइन आर्टरी. ये कौन सी आर्टरी है? यूट्राइन आर्टरी है ये. तो इसका जो मीडियल फैलोपियन ट्यूब का जो मीडियल 2/3 है वो कौन सप्लाई करती है? दैट इज द यूट्राइन आर्टरी. तो मीडियल 2/3 कहीं यहाँ तक, ठीक है. और ये हमने कहा ये है हमारी ओवरी. ये क्या है? ओवरी. तो यहाँ से एक ओवेरियन आर्टरी आती है जो कि फर्दर सप्लाई करती है फैलोपियन ट्यूब को, जो कि मैं आपको शो करूँगी इन द पर्पल कलर. दिस वन इज व्हाट? दिस इज द ओवेरियन आर्टरी. सो ओवेरियन आर्टरी जर्नली लैटरल 1/3 ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को सप्लाई करती है, जैसे क्या आप इस इमेज में देख सकते हो. और जो यूट्राइन आर्टरी है वो सप्लाई करती है मीडियल 2/3 ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं. सो मीडियल 2/3 ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज सप्लाइड बाय व्हाट आर्टरी? इट इज यूट्राइन आर्टरी. और अगर हम बात करें लैटरल 1/3 की तो वो कौन करता है? दैट इज द ओवेरियन आर्टरी. अब फैलोपियन ट्यूब हमने कहा कि ड्यूअल ब्लड सप्लाई है फैलोपियन ट्यूब की. तो ये एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन होती है, अगर वेदर वो ओवेरियन आर्टरी में इन्फेक्शन है या फिर कहीं यूट्राइन आर्टरी में कोई इन्फेक्शन है, तो वो इन केस फैलोपियन ट्यूब इन्फेक्ट ज़रूर होगी, ठीक है. तो यहाँ फिर ये हो सकता है जैसे इन केस ऑफ PID है, तो PID की वजह से अगर बाय चांस सेल्फिंजाइटिस होता है तो वहाँ से इन्फेक्शन फर्दर आगे को ट्रैवल कर सकता है. सो हैविंग द ड्यूअल ब्लड सप्लाई इज द वन ऑफ द बैडेस्ट थिंग यू आर हैविंग. तो अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में. सो जो मीडियल साइड है फैलोपियन ट्यूब की वो ड्रेन करती है सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में. किस में ड्रेन करेगी वो? सुपीरियर इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में. पर जो लैटरल साइड है फैलोपियन ट्यूब की वो ड्रेन करेगी पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में. सो दिस इज अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज. तो अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई के बारे में. तो जर्नली T10, T11 और T12 से
इसको नर्व सप्लाई होती है फैलोपियन ट्यूब को। तो अब हम बात करेंगे ओवरीज के बारे में। ओवरीज जो है ये वाइटिश ऑर्गन्स होते हैं। जनरली मेजरमेंट इनकी अगर हम देखें तो 3:2:1 जो इनकी सेंटीमीटर वो लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ होती है, ठीक है। एंड ये जो होते हैं दीज आर द इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर। इंट्रापेरिटोनियल मीन्स ये ओवरीज जो होती है ये पेरिटोनियम के साथ कवर्ड होती है, दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं, इंट्रापेरिटोनियल। सो जो ओवरीज होती हैं वो लाई करती हैं ओवेरियन फोसा ऑफ वैल्डेयर्स ऑन द पेल्विक वॉल, ऑन लैटरल पेल्विक वॉल। ऑन लैटरल पेल्विक वॉल। अब ये जो ओवेरियन फोसा है, जर्नली इसकी अगर लोकेशन की मैं आपको इजीली बताऊं तो जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरीज बाइफरकेट करती हैं, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ये ओवेरियन फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ ओवरीज के जर्नली 2 पार्ट्स होते हैं, तो क्या है वो 2 पार्ट्स? फर्स्ट जो है दैट इज मेडुला, द अदर वन इज द कॉर्टेक्स। अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जो मेडुला होता है ना, इसमें ब्लड वेसल्स प्लस हाइलस सेल्स होते हैं, ठीक है। इट कंटेन ब्लड वेसल्स प्लस हाइलस सेल्स। ये हाइलस सेल्स क्या होते हैं, ये जर्नली एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिक्रीट एंड्रोजन्स, ओके। एंड अब इसमें मेडुला में कुछ नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और कॉर्टेक्स में क्या होगा, सिर्फ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओनली ओवेरियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो अब जर्नली जो ओवरीज का वॉल्यूम है ना वो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट होगा। तो मतलब अगर हम प्री मेनार्कल की बात करें तो कुछ और वॉल्यूम होगा, अगर हम रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो कुछ और वॉल्यूम होगा, अगर हम पोस्ट मीनोपॉज की बात करें तो कुछ और वॉल्यूम होगा। सो हम अब बात करेंगे मीन ओवेरियन वॉल्यूम की। वॉल्यूम्स, तो पहले हमने बोला प्री मिनार्कल, इसमें जनरली 3 ml जो होता है मेनली ओवरीज का वॉल्यूम होता है। जो रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव वॉल्यूम जनरली ज़्यादा होता है, दैट इज 10 ml, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है दैट इज द पोस्ट मीनोपॉजल, उसमें जो वॉल्यूम है थोड़ा कम हो जाता है, इट इज जनरली 5 to 8 ml। सो दीज आर द वॉल्यूम्स ऑफ द ओवरीज। सो जनरली जो ओवरीज होती हैं ये फॉर्म होती हैं T10 लेवल पे फ्रॉम द जेनाइटल रिज, ठीक है। सो ओवरीज किससे फॉर्म करती हैं, जेनाइटल रिज से। एट व्हाट लेवल, तो एट T10 लेवल, ठीक है। और अब ये बाद में ये डिसेंड कर जाती हैं कहाँ पे, इन द पेल्विस। तो अब ये डिसेंड कैसे करती हैं, ये डिसेंड करती हैं एक स्ट्रक्चर की हेल्प से जिसको हम बोलते हैं ग्यूबरनैकुलम। क्या बोलते हैं, ग्यूबरनैकुलम, ठीक है। अब जो हमारी यूट्रस होती है वो ग्यूबरनैकुलम को डिवाइड कर देती है कुछ पार्ट्स में, ठीक है। सो ये क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। यूट्रस डिवाइड्स, अब कौन कौन से पार्ट हैं वो, वन इज द एंटीरियर पार्ट और अदर इज द पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट में जब यूट्रस इस लिगामेंट को डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, वो बनाएगी राउंड लिगामेंट। और जो पोस्टीरियर में जब ये डिवाइड करेगी तो क्या बनाएगी, दैट इज
ओवेरियन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिसेंट ऑफ द ओवरीज। तो अब हम बात करेंगे बाउंड्रीज के बारे में, बाउंड्रीज ऑफ ओवेरियन फोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जनरली पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको ये बाय हार्ट करनी है, ठीक है। सो अगर हम बात करें एंटीरियर बाउंड्री की ओवेरियन फोसा की, तो दैट इज फॉर्म्ड बाय ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है। और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है that is by the iliac vessels and the ureter. And ureter. और जो lateral boundaries हैं, तो lateral boundaries जो होती हैं जनरली they are formed by the peritoneum, जो कि separate करती है इसको from the obturator vessels and nerves से, ठीक है। It is formed by what? Peritoneum, which separates it from obturate vessels and nerves. So जो last boundary, that is the medial one, that is mainly formed by the ovarian ligament. So these are the boundaries that you have to by heart. Okay. तो अब हम बात करेंगे इसकी अटैचमेंट, ओवरीज की अटैचमेंट और उसके रिलेशनशिप्स के बारे में। अटैचमेंट ऑफ ओवरी। सो सबसे पहले जो है दैट इज अ मीडियल अटैचमेंट। मीडियल अटैचमेंट इज जनरली बाय द ओवेरियन लिगामेंट। जो लेटरल अटैचमेंट है इसकी, लेटरली जो ओवरीज हैं वो अटैच होती हैं बाय द इनफंडिब्यूलोपैल्विक लिगामेंट। बाय व्हाट? इनफंडिब्यूलोपैल्विक लिगामेंट। और जो थर्ड है दैट इज बिलो से, नीचे से जो ओवरीज है किसके साथ अटैच होंगी जनरली? तो बिलो से ये they are attached with the posterior layer of the broad ligament by a mesovarium ligament, ठीक है। attached to the broad ligament via what? Via mesovarium ligament. So these are the attachments. Now we will talk about the blood supply of ovaries. Now we are going to talk about the blood supply. So blood supply is generally by the ovarian artery. Just remember it. जो कि abdominal aorta की ही branch है। और the second thing is the venous drainage. Venous drainage of ovaries. So जो left ovarian vein है, ठीक है, वो ड्रेन करती है टू द लेफ्ट रीनल वेन। सो लेफ्ट ओवेरियन वेन जो है किस में ड्रेन करेगी? लेफ्ट रीनल वेन में। वेयर एज जो राइट ओवेरियन वेन है वो किस में ड्रेन करेगी? इंफीरियर वेना कैवा में, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ओवरीज जनरली ये किस में ड्रेन करेंगी? पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स। द लास्ट थिंग इज द नर्व सप्लाई ऑफ ओवरीज। सो लास्ट थिंग दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में आपने सिर्फ याद रखना है कि जो ओवरीज होती हैं वो लाइन होती है बाय द क्यूबिकल सेल्स, ठीक है। सो दे आर लाइन्ड बाय व्हाट? क्यूबिकल
cells, ठीक है, as what, as germinal epithelium of Walters, germinal epithelium of tears. So guys, this is all about the internal genitalia. Thank you so much for watching the video.